है, ठीक है। कल हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स सारे कर लिए थे खत्म. So we'll continue from this, continue from the next portion. So failure of wave theory of light to explain the photoelectric effect. So according to wave theory of light, the energy carried by a beam of light is measured in terms of intensity of the beam. This is against the, तो देखो वेव थ्योरी ऑफ लाइट ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, बेसिकली वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो क्योंकि और इसी वजह से फोटोन थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग जो है पार्टिकल नेचर से समझते हैं. अब यहाँ पे क्या है, पहला चीज देखो कैसे फेल हुआ. पहला, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट द एनर्जी कैरीड बाय अ बीम ऑफ लाइट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द बीम, है ना. तो ये जो एनर्जी carried by a beam of light, this is measured in terms of intensity of the beam. This is against the experimental facts that maximum kinetic energy of the ejected photoelectron is independent of the intensity of incident light, right? So अभी क्या है कि एनर्जी जो कैरीड था वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. तो दिस वेव थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन दिस concept. Second, according to wave theory of light, the photoelectric emission is possible from a metal surface by the waves of light of all frequencies, provided the intensity of light is sufficient to provide the required energy to the electron for its emission. But it is against the experimental fact that no photoelectric emission takes place from a metal surface if the frequency of the incident light is less than the threshold frequency, no matter whatsoever may be the intensity. So ये जो wave theory of light के हिसाब से जो photoelectric emission है, this is possible from a metal surface by the waves of light of all frequencies. हर frequency का light जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कर सकता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से, है ना, प्रोवाइडेड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एनर्जी. बट ऐसा ट्रू नहीं है. हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, उससे लेस होने पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है. सो दिस अगेन कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट. थर्ड इज when the wave of light falls on a metal surface, the energy of the wave of light will not go to particular electron in metal, but will be distributed to all the electrons present in the illuminated portion of metal surface. So this is also against the experimental fact that the emission of photoelectron takes place immediately after the light is incident on the metal surface. ठीक है. अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल. सो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक आई. वर्किंग इसका क्या है? व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू फॉल ऑन द कैथोड. तो ये देखो, ये कैथोड है और ये एनोड है. कैथोड इस तरह से है कि यहाँ पे लाइट जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी का कैथोड पे डलेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम दिस कैथोड. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. दीज आर अट्रैक्टेड बाय एनोड बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा एनोड, राइट. So these are attracted by anode which is kept at positive potential with respect to cathode. ठीक. So a current starts flowing in the circuit due to it microammeter. तो इसके वजह से क्या है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा और इस करंट को ये माइक्रो एमीटर मेजर करता है. माइक्रो एमीटर इसीलिए क्योंकि करंट जो फ्लो करेगा दैट विल बी लेस इन वैल्यू. सो द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज वेरी स्मॉल, सो इट इज टू बी एम्प्लीफाइड first before it is
used for some useful purpose. So when the light is cut off, no photoelectrons are ejected from the cathode, and hence there is no current in the external circuit. ठीक है? नाउ एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स अगर हम लोग देखेंगे तो पहला एप्लीकेशन फोटो इलेक्ट्रिक सेल का है. फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड इन टेलीविजन कैमरा फॉर टेलीकास्टिंग सीन्स एंड इन फोटो टेलीग्राफी. तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स हम लोग यूज करते हैं. दूसरा, फोटो सेल्स आर यूज्ड फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड रिकॉर्डेड ऑन फिल्म्स along with the picture in the movie theater. Photocells are used in counting devices, example to count the person entering the hall, provided they come one by one. तो जो हॉल में कितने लोग आए, या कभी कभी जो आजकल पार्किंग में हम लोग जाते हैं, है ना, पार्किंग में कितनी गाड़ियां अंदर गई, तो वो जो सेंसर्स लगे होते हैं उसमें फोटो सेल लगा हुआ होता है. फोटो सेल्स आर ऑल्सो यूज इन बर्गलर अलार्म्स एंड फायर अलार्म्स, है ना. Photocells are also used to measure the temperature of stars and to study the spectrum of the heavenly bodies. They are also used to switch on and off the street lighting system at dusk and dawn. तो जैसे ही सूर्य, मतलब there will be dark outside, है ना, जब सनसेट हो जाएगा तो उस समय फिर ये स्ट्रीट लाइट स्विच ऑन हो जाते हैं, और सनराइज के समय जब लाइट आ जाता है बाहर तो जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं वो लाइट को सेंस करके और उसके बाद इसको स्ट्रीट लाइट्स को स्विच ऑफ कर देता है विदाउट एनी मैनुअल अटेंशन. अब आते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन. तो अभी जो हम लोगों ने देखा, है ना, पार्टिकल नेचर के बारे में पूरा पढ़ा, फोटोन थ्योरी पढ़ा. द फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेर एक्सप्लेन्ड सक्सेसफुली बाय कंसिडरिंग द रेडिएशन इज ऑफ वेव नेचर, है ना. तो ये सारे जितने फिनोमिनाज हैं, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन तो खैर कोर्स से हट गया है, बट ये तीनों फिनोमिना कौन एक्सप्लेन करता है? वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है. On the other hand, the phenomena like photoelectric effect, Compton effect, etc., could be explained on the basis of quantum nature of radiation, या radiation is of particle nature. तो रेडिएशन वेव नेचर से हम लोगों ने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन एक्सप्लेन किया, और रेडिएशन का पार्टिकल नेचर से हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन किया. इन कॉम्पटन इफेक्ट, व्हेन एन एक्स-रे फोटोन इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल ऑफ लाइट एलिमेंट like aluminum, the free electrons of the metal recoils along a definite direction with some energy depending upon the direction along which the incident photon is scattered. From above two effects, it is clear that a particle, photon of radiation, is colliding against another particle. It is due to this reason it was concluded that in photoelectric and Compton effect, the radiation possesses particle nature. Now it means radiation sometimes behave as a wave and sometimes as a particle. तो डिपेंड करेगा कि ना, कभी कभी रेडिएशन बिहेव्स एज अ वेव एंड at sometimes it behave as a particle as well. That is, radiation has dual nature. It is to be noted that in a particular experiment, the radiation has a particular nature. That is, either it possesses wave nature or particle nature. ठीक है, तो या तो वेव नेचर शो कर रहा होगा एक एक्सपेरिमेंट में, या पार्टिकल नेचर शो कर रहा होगा. The various phenomena related to radiation can be divided into three categories, है ना. पहला, तो जो रेडिएशन से जो फिनोमिना एक्सप्लेन हो सकता है उसको तीन कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज, देयर आर द फिनोमिना like interference, diffraction and polarization, etc., which can be explained on the basis of electromagnetic wave nature of radiation only. दूसरा, there are the phenomena like photoelectric effect, Compton effect, etc., which can be explained on the basis of quantum or particle nature of radiation.
And there are the phenomena like rectilinear propagation, reflection, refraction, etc., which can be explained on the basis of either of the wave nature or of the particle nature of radiation. दोनों में से कोई भी, दोनों एक्सप्लेन कर सकता है इसको, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को दोनों एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है. So photoelectric effect और Compton effect. ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट जो है क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशंस जो है पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन हो सकता है. बस इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन बस वेव नेचर से हो सकता है, और प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में से किसी से भी हो सकता है. हम लोग जब वेव थ्योरी पढ़ रहे थे, है ना, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, तो वहां पे भी हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़े थे. वेव नेचर से भी हमने एक्सप्लेन किया था, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. याद होगा आप लोग को, याद है ना आप लोग को? Yes, sir. Now de Broglie's dualistic hypothesis. So dual nature of matter, since radiation has a dual nature, that is, it possesses properties of both waves and particles, and universe is composed of radiation and matter. Therefore, de Broglie concluded that the moving material particle must also possess dual nature, since nature loves symmetry. ठीक है. तो रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है. उन्होंने बोला कि मैटर भी जो मूव कर रहा होगा ना, उसके भी ड्यूअल नेचर होंगे. सो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस. So according to de Broglie, a moving material particle sometimes act as a wave and sometimes act as a particle, or a wave is associated with moving material particle which controls the particle in every respect. So de Broglie ने क्या assumption hypothesis दिया कि जो भी moving particle है ना, जो भी एक moving material particle है, this will sometime act as a wave and sometimes it will act as a particle, right? So कोई भी particle, moving particle से हमेशा एक wave is always associated with a moving material particle. The wave associated with moving material particle is called matter wave or de Broglie wave. ठीक है. तो ये जो वेव है विच इज एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं या डी ब्रॉगलीज वेव कहते हैं. हुज वेवलेंथ कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h by mv. तो ये जो मूविंग मटेरियल है, मूविंग पार्टिकल है, उस मूविंग पार्टिकल से जो वेव एसोसिएटेड है, उस वेव का जो वेवलेंथ है उसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं. और उस डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू कितना है, h by mv. डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू h upon mv है. So where m and v are the mass and velocity of the particle and h is the Planck's constant. ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो Yes, sir. Yes, sir. कहाँ से आया भाई कि रेडिएशन जो है उसमें हम लोगों ने देखा पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है. तो इन्होंने बोला कि कोई भी मैटर भी और कोई भी, मतलब पूरा यूनिवर्स या तो रेडिएशन से कंपोज कर रहा है या फिर मैटर से कंपोज कर रहा है. तो अगर मैटर मूव कर रहा है, कोई मटेरियल मूव कर रहा है, तो उस मटेरियल, मूविंग मटेरियल के साथ भी दोनों चीज एसोसिएटेड होंगे, वेव भी एसोसिएटेड होगा. उस वेव को डी ब्रॉगलीज वेव या फिर मैटर वेव कहते हैं. उस वेव का जो वेवलेंथ है लैम्डा, दैट इज इक्वल टू h अपॉन mv. Now derivation of de Broglie's wavelength. So according to Planck's quantum theory, the energy of photon of a radiation of frequency v and wavelength lambda is E is equal to, frequency nu and wavelength lambda. ठीक है. तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ रेडिएशन of frequency nu and wavelength lambda is given as E is equal to h nu, where h is a Planck's constant. So if photon is considered to be a particle of mass m, the energy associated with it according to Einstein's mass energy relation is given by E is equal to mc square. So from these two, अगर इन दोनों को combine कर दो,
है ना। तो प्लैंक का क्वांटम थ्योरी E इज इक्वल टू एच न्यू है, आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है। एक सेकेंड बच्चों, हाँ। सॉरी बच्चों। सो फ्रॉम 13 एंड 14 इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो जाएगा, और m इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी स्क्वायर हो गया, मास इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी स्क्वायर। सिंस ईच फोटोन मूव्स विद द सेम वेलोसिटी c, देयरफॉर मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास के जगह एच न्यू बाई सी स्क्वायर लिखेंगे, और c यहाँ पे वेलोसिटी हो गया। इसको कैंसिल करेंगे तो एच न्यू बाई सी हो गया, या h डिवाइडेड बाय c बाय न्यू हो जाएगा, है ना। न्यू को लाके डिवाइड कर दिए, तो c बाय न्यू हम लोग को पता है एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू न्यू, मतलब c बाय लैम्डा इज इक्वल टू न्यू होता है। तो c डिवाइडेड बाय न्यू इज इक्वल टू लैम्डा होगा, तो h बाय लैम्डा हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो जो मोमेंटम p है दैट इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट h बाय वेवलेंथ लैम्डा, या वेवलेंथ लैम्डा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू h बाय p। h इज प्लैंक कांस्टेंट एंड p इज द मोमेंटम, ठीक है। सो लैम्डा को अगर हम लोग लिखें, लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन p। So de Broglie assumed that the equation 16 be equally applicable to both the photons of radiation and other material particles. तो इन्होंने assume किया कि ये जो वेवलेंथ हम निकाल रहे हैं h by p, ये पार्टिकल के लिए भी है और रेडिएशन के लिए भी है, फोटोन ऑफ रेडिएशन एंड अदर मटेरियल पार्टिकल दोनों के लिए ही है। So if a material particle of mass m is moving with velocity v, then momentum is p is equal to mv. तो lambda is equal to h by p, या lambda is equal to h divided by mv करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डी ब्रॉगली वेव का जो वेवलेंथ हो गया, ठीक है। तो जो हम लोग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था वो यहाँ से ही डिराइव होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv जो है, इट इज बीइंग डिराइव्ड बाय this formula. So this is de Broglie's wave equation for material particle. Now conclusions from de Broglie's hypothesis. तो डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस से क्या क्या कंक्लूजन हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv लिख रहे हैं, या फिर h बाय p लिख रहे हैं। तो पहला, lambda is inversely proportional to v, so it means if a material particle moves faster, the de Broglie wavelength associated with it is smaller। मतलब फास्टर वेवलेंथ होगा, फास्टर पार्टिकल होगा तो उसका वेवलेंथ स्मॉलर होगा। दूसरा हाइपोथेसिस कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इट मींस हेवियर मूविंग पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट इज स्मॉलर। तो हेवियर पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ स्मॉलर होगा, राइट। सो इफ v इज इक्वल टू 0, है ना, अगर स्पीड 0 हो गया तो वहां पे लैम्डा क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, right? So then lambda is, if frequency, अगर frequency is equal to 0 है, या sorry I am so sorry, if velocity 0 है तो lambda infinite हो गया, अगर velocity infinite है तो wavelength
जो है वो जीरो हो गया. मीन्स द वेव्स आर एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल्स ओनली इफ दे आर इन मोशन. ठीक है. तो अब देखो कि अगर ऑब्जेक्ट v जीरो है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. तो जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होगा तो उसका वेवलेंथ जो है वो इनफाइनाइट हो गया, मतलब वेव इज नॉट एसोसिएटेड विद. The de Broglie waves associated with a moving material particle are independent of charge and nature of the particle. है ना. चार्ज और नेचर ऑफ पार्टिकल से इंडिपेंडेंट है ये जो डी ब्रॉगली वेव्स एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल. द डी ब्रॉगली वेव्स, आई एम सॉरी. So the de Broglie waves are not the electromagnetic waves because the electromagnetic waves are produced by the motion of charged particle. ठीक है. है ना. यहाँ पे मैटर के मूवमेंट से हो रहा है, चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट से नहीं हो रहा है. सो दे आर नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर मटेरियल वेव्स जो हम लोग कहते हैं. If a material particle is moving with a velocity v which is comparable to the velocity of light c, then the mass m of the moving particle of rest mass m naught is given by. तो ये हम लोग जो आइंस्टाइन ने रेस्ट मास वाला जो इक्वेशन दिया था, मास जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा जब स्पीड जो है इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ द लाइट. सो m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. ठीक है. सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम वी है. h बाय एम वी है तो h बाय m को रिप्लेस कर लेते हैं, m नॉट रूट डिवाइडेड बाय 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वो ऊपर चला गया तो h इंटू रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बाय m नॉट वी. Now, since the position of a wave cannot be located exactly, therefore the wave nature of material particle introduces the problem of particle location. It means the wavelength of a wave associated with a moving particle defines a region of uncertainty within which the whereabouts of the particles are known. A schematic diagram of de Broglie wave is given in the figure. तो देखो ये सब वहां चला गया, केमिस्ट्री की तरफ जाने लगा. हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, वो क्या बोलता है कि अगर किसी का पोजीशन ठीक से जानोगे तो उसका मोमेंटम नहीं पता चलेगा, मोमेंटम अगर ज्यादा एक्यूरेसी से जानोगे तो उसका पोजीशन नहीं पता चलेगा. राइट. उसमें ये आ जाता है, एरर आ जाता है. सो डी ब्रॉगली वेव हाइपोथेसिस हाइजेनबर्ग. सर मैं बोल रहा था कि केमिस्ट्री वाले फॉर्मूला में नीचे शायद h/4 पाई होता है 2 पाई की जगह, शायद, मुझे पक्का नहीं है यार. वैसे तो होता होगा भैया, केमिस्ट्री पढ़े हुए हमको बहुत दिन हो गया. एक सेकंड रुको, वैसे तो सेम होना चाहिए. एक सेकंड रुक जाओ. केमिस्ट्री वाले में h/4 पाई था जहां तक मुझे याद है. एक मिनट. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h बाय 4 पाई लिखा हुआ है. तो इसमें गलत लिखा हुआ है फिर. इसको सही कर लो. दिस इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h बाय 4 पाई. ठीक है. So de Broglie wave hypothesis led to Heisenberg to predict Heisenberg's uncertainty principle, which states that it is impossible to measure both the position and momentum of a moving subatomic particle at a time very accurately. If delta x, delta p are the uncertainty in the determination of position and momentum of a moving subatomic particle at a time, then according to Heisenberg's uncertainty principle, delta x into delta p should be greater and equal to h by 4 pi. So, जो अगर हम लोग को अनसर्टेनिटी मिनिमम रखना है तो दैट विल बी इक्वल टू h बाय 4 पाई. दैट इज द मिनिमम अनसर्टेनिटी व्हिच इज पॉसिबल.
Now, relation for de Broglie's wavelength and temperature. So from kinetic theory of matter, the average kinetic energy of particle at a given temperature T Kelvin is given by, so average kinetic energy तुम लोग ये kinetic theory of matter में पढ़े हो, K is equal to 3/2 kT, where K is the Boltzmann constant and T हाँ is. सर ये पढ़ा है. So if particle of mass m moving with velocity v, then its kinetic energy हमें पता है half mv square है, ठीक है. अब half mv momentum of a particle p is equal to mv है ना. इसको अगर हम लोग इससे इसको 2k is equal to mv square और ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा p square by m, और p square is equal to 2km हो जाता है, तो p is equal to root under 2km हो जाएगा. तो उसी से ये आता है, ठीक है ना. सो p इज इक्वल टू रूट अंडर 2km हो गया, और 2m इंटू k काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 3/2 kT डाल दो, तो 2 कट गया, 3m kT हो गया, रूट अंडर 3m kT. डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p लिख रहे हैं, p के जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो h बाई रूट अंडर 3m k इंटू t हो गया. So de Broglie relation between de Broglie wavelength lambda and temperature T क्या हो जाएगा, lambda is equal to h upon root under 3mk into T, where this is small k, Boltzmann constant, into temperature T. है ना, क्लियर है बच्चों? Yes. Now de Broglie wavelength of an electron, consider an electron of mass m and charge e, ठीक है. So mass m है, charge e है, let v be the velocity acquired by electron when accelerated from rest through a potential difference of v volt. Then gain in kinetic energy of electron is half mv square. Work done on electron is E into v. So ev is equal to half mv square. v क्या हो गया हमारा, twice of ev by m हो गया, right? Now lambda is the de Broglie's wavelength, so lambda is equal to h by mv है. v के जगह अब root under 2 ev by m कर देंगे. So de Broglie wavelength of an electron निकालोगे तो h by root under 2 mev आता है. So this is your de Broglie's wavelength associated with the movement of an electron. ठीक है. तो हम लोगों ने टेम्परेचर का रिलेशन देख लिया डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, हम लोगों ने डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लिया, हम लोगों ने मोमेंटम से जो उसका रिलेशन है वो निकाल लिया, है ना. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 18, इसमें h by 2e mv अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज, h का वैल्यू 6.63 into 10 to the power minus 34 है, 2 into mass of electron into charge on electron into v is the potential basically, right? So this is 12, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे ना, 12.27 डिवाइडेड बाय रूट v इंटू 10 to the power minus 10 मीटर है, या 12.27 डिवाइडेड बाय रूट v एंगस्ट्रॉम. सो जो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ है दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 12.27 by root v angstrom. So for a moving electron, the variation between lambda and v is shown in the graph. Figure A between lambda and root v is shown in figure root b. तो लैम्डा और v के बीच में ये हो गया, लैम्डा और रूट v के बीच में ये हो गया, लैम्डा और 1 by root v के बीच में ये स्ट्रेट लाइन हो गया. Importance of wave properties of electrons. The wave nature of electron has been utilized in the working of an electron microscope, which has a very high resolving power than that of optical microscope. Resolving power से related चीजें तो है ही नहीं कोर्स में, तो तुम लोग को इतना ही पढ़ना है. डेविजन्स जर्मर्स एक्सपेरिमेंट हट गया है सिलेबस से, इसीलिए उसको नहीं कवर कर रहे. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में इतना ही कवर करना है जितना हम लोगों ने किया है. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग का जो इसके पहले जो किया वो कवर हो गया है. अब हम लोग जो है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना. सो यहाँ पे
पहला क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये हम लोग को काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जूल्स में कन्वर्ट कर दोगे तो 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3.4 इंटू 1.6 into 10 to the power minus 19 joules हो जाएगा. So this is equal to values calculate कर लो 3.4 into 1.6 5.44 हो गया. 5.44 10 to the power minus 19 joules. ठीक है, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया. ठीक, अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with this lambda is equal to h by mv. और इसी को अगर हम लोग पोटेंशियल ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में देखें h बाय रूट अंडर, सो h बाय रूट अंडर 2m इंटू के हो गया. जो मोमेंटम है उसको रूट अंडर 2m के लिख सकते हैं, अभी हम लोग देखे भी थे. इसके वैल्यूज पुट कर लो. लैम्डा इज इक्वल टू h 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 into mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 हो गया. ठीक है, into potential into kinetic energy, I'm sorry. So kinetic energy is 5.44 10 to the power minus 19. So ये हो गया हमारा 2 into 9.1 into 5.44. So 99.008 है. टू इंटू 5, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 31 40 50 25 9.95 6.3 25 5 minus 9. So this is 6.63 into 10 to the power minus 10 meter approximately. So lambda का यही वैल्यू आ जाएगा. क्लियर है बच्चों? यस सर. Yes, sir. लिख लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन है the wavelength lambda of a photon and the de Broglie wavelength of an electron have the same value. ठीक है, तो wavelength lambda of a photon and de Broglie wavelength of an electron have the same value. Show that the energy of a photon 2 lambda mc by h times the kinetic energy of the electron. So an energy of a photon is equal to, so देखो पहले kinetic energy of electron half mv square हो गया. So this is m square v square by m. ठीक है, so this is, so k is equal to half into, ठीक है, energy of a photon. ठीक है, half into mv. हम लोग को पता है lambda is equal to h by mv है, तो mv is equal to h by lambda हो जाएगा. तो 1 by 2m, sorry, h by lambda का whole square. So this is h square by 2m lambda square. ठीक है, उसके अलावा एनर्जी E is equal to hc by lambda, ठीक है, which is equal to
times the kinetic energy. ठीक है. So E is equal to hc by lambda. अब हम लोग को E by k अगर निकालेंगे तो वो इतना आना चाहिए, these many times 2 lambda mc by h. तो E by k is equal to hc by lambda divided by h square by 2m lambda square. तो ये एक लैम्डा कट गया, एक h कट गया, ऊपर चला जाएगा 2mc लैम्डा 2mc लैम्डा डिवाइडेड बाय h. हेलो, समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. द इक्विवेलेंट वेवलेंथ ऑफ अ moving electron has the same value as that of photons having an energy of 6 into 10 to the power minus 17 joule. So equivalent wavelength of a moving electron, right, has the same value as that of photon having an energy. So energy E is equal to 6 into 10 to the power minus 17 joules दे रखा है. ठीक है. तो E जो है फोटोन का, दिस इज h न्यू विच इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा. ठीक है. तो जो वेवलेंथ होगा दिस इज hc बाय e हो गया. ठीक है. और हमारा जो मोमेंटम है, हमें मोमेंटम निकालना है. p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, है ना, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ से. h बाय hc बाय e हो गया. h और h कट गया, दिस इज इक्वल टू e अपॉन c. So 6 into 10 to the power minus 17 by c मतलब 3 into 10 to the power 8. So 2 into 10 to the power minus 25 kg meter per second. Is it clear? Yes, sir. चलो हम लोग जो है यहीं पे रुकेंगे. इसके आगे अब हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लियाई अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ठीक है बच्चों. Yes, sir. Yes. तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई ऑलमोस्ट मतलब लास्ट लग गया है. इसके बाद सेमीकंडक्टर्स तुम लोग को तो बहुत थोड़ा ही पढ़ना है. ये ISC वालों को थोड़ा ज्यादा पढ़ना है. ठीक है. चलो एनीवेज, चलिए बाय एवरीवन, बाय एंड टेक केयर. Bye, sir. Thank you.